स्वागत है दोस्तों। आज फिर आप लोगों को क्लास रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्ड की हमारी जो क्लास नंबर 3 है पीएनएसटी की केमिस्ट्री क्लास की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसकी क्लास नंबर 3 केमिकल बॉन्ड से जुड़ी हुई। इसकी जो सबसे फर्स्ट क्लास थी केमिकल बॉन्ड की, उसमें हम लोगों ने जो है रासायनिक बंध क्या होता है, बंध के प्रकार किस तरीके से बनते हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद उनके यौगिकों के गुण, किस तरीके से उनका निर्माण होगा, विभिन्न प्रकार के उदाहरण, उनके बारे में जो है हमने बात की थी। फिर उसके बाद कल की जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के जो बंध है उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हल किया था हमने, और उसी के साथ हमने फजान रूल के बारे में स्टडी की थी, है ना। फजान रूल क्या होता है, किस तरीके से फजान रूल से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे, उससे रिलेटेड कल हमने थोड़ी चर्चा की थी। आज हम आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं रासायनिक बंध से जुड़ा हुआ, जिसमें हम सबसे पहले जो है पोलैरिटी ध्रुवता के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण देखेंगे। उसके बाद हम अनुनाद के ऊपर चर्चा करेंगे, अनुनाद के कुछ उदाहरण देखेंगे, और अनुनाद पे चर्चा करने के बाद हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे आखिरी में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज की क्लास में ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जितने भी जो नए स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं हम लोगों के साथ, वो 9753749986 9753749986 मनीष सर के इस नंबर पे मैसेज करके हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के अच्छे कमेंट हम लोगों को मिल रहे हैं, जो डाउट होता है आप लोग पूछ रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो भी आप उस पर रख रहे हैं, और अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। लेकिन हम और उम्मीद करते हैं कमेंट्स और बढ़े, व्यूज़ और बढ़े, तो इसके लिए आप सभी कोशिश करें। हम लोग कोशिश करें कि अच्छा कंटेंट, अच्छा मटेरियल आप लोगों को अवेलेबल हो सके। सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके हैं। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं देख रहे हैं वो देख ले, बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पॉलीमर उसके बाद हमने किया था, वो भी कंप्लीट हो चुका है ना। पॉलीमर बायोमोलिक्यूल दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये कंप्लीट हो गया। इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम की रिवीजन क्लास भी हो गई है। और अभी हमने जो केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट किया है, और संडे को हमारी लाइव क्लास, हर संडे को लाइव क्लास होने वाली है। ठीक है, इस बार संडे की लाइव क्लास में क्या होगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, है ना। हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि संडे को कुछ अच्छा लाया जाए आप लोगों को, ताकि किस तरीके से केमिस्ट्री सब्जेक्ट की हम तैयारी करें ताकि फुल मार्क्स हम ला सके, उसके बारे में प्लान करें। तो वो कल आके वीडियो में आपको मैसेज मिल जाएगा संडे के दिन क्लास में, लाइव क्लास में क्या एक्स्ट्रा स्पेशल होने वाला है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले बंध की ध्रुवीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, ससंयोजक बंध की। ससंयोजक बंध के बारे में आप लोग जानते हैं, एक ससंयोजक बंध जो है दो परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, साझा होगा, तो ससंयोजक बंध का निर्माण होता है। अब जैसे एक जैसे हों O2 F2, तो इस तरीके के जब परमाणु होते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं है, तब तो नॉर्मल कंडीशन रहेगी। लेकिन जब ऐसे हो जैसे HCl है या और कोई जो है यौगिक अणु है जिनमें ससंयोजक बंध और जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर हो, तो ये ध्रुवीयता की घटना उसमें पैदा होगी। होगा क्या कि जो प्रबल विद्युत जैसे कि HCl, HBr, HI, इनमें आप देख रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति के जो है तत्व है, ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेंगे, आकर्षित कर लेंगे, जिनसे इनके ऊपर आंशिक ऋण आवेश और जो सामने वाले स्पीशीज इनके साथ जुड़े उन पर आंशिक धन आवेश आ जाएगा। और इससे इसकी घटना के कारण बंध में जो ध्रुवीयता, पोलैरिटी उत्पन्न हो जाएगी, और इस प्रकार के बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार के बंध को क्या बोला जाएगा, ध्रुवीय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो ये है ध्रुवीयता की घटना, और ये तभी होगी जब अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता के तत्व आपस में जुड़ेंगे, है ना। और इस घटना को क्या बोलेंगे, ध्रुवीयता। और यह जो बंध है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया ध्रुवीयता क्या है, पोलैरिटी क्या है, और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं।
है ना। अब सहसंयोजक बंध की जो प्रवृत्ति जो ध्रुवीय हो जाती है, इस ध्रुवीयता में अंतर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर पर निर्भर करता है, भी हमने पढ़ लिया। आगे जो मेन हमको पढ़ना वो देखिए, सहसंयोजक अणु में ध्रुवीय प्रवृत्ति की जो सीमा है, मतलब किस लिमिट तक वो ध्रुवीय हो सकता है, इसको हम कैलकुलेट करते ध्रुवीय आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट द्वारा कैलकुलेट कर सकते, व्यक्त कर सकते। कोई भी सहसंयोजक अणु है उसके अंदर ध्रुवीयता की मात्रा कितनी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें समझना पड़ेगा ध्रुवीय आघूर्ण यानी कि डाइपोल मोमेंट को। किसी भी अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण है, किसी भी अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल मोमेंट है, वो जितना अधिक होगा वो अणु उतना ही अधिक ध्रुवीय या पोलर नेचर का होगा, है ना। तो इसके लिए ये समझने के लिए कि कौन अणु कितना अधिक पोलर है, कितना अधिक ध्रुवीय है, इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। तो आइए डाइपोल मोमेंट को समझते कि ये एक्चुअल में है क्या। डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण है किसी भी बंध के अंदर जो है आवेश का मान, आवेश मतलब जिन परमाणुओं से मिलकर बना उनके ऊपर आवेश, और जो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं उनकी बंध लंबाई के गुणनफल, बंध लंबाई है ना, डिस्टेंस, इन दोनों के गुणनफल। कौन दोनों, एक तो आवेश, विद्युत जो परमाणु के ऊपर जितना आवेश है, धन और ऋण आवेश, वो मान, और उनके बंध की जो लंबाई, इन दोनों का अगर हम गुणा कर दे तो हमें द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। और इसे हम म्यू, है ना, इसे म्यू बोलेंगे, म्यू से दर्शाते, यू थोड़ा ऐसा घुमा हुआ, म्यू, म्यू से दर्शाएंगे डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि आवेश का मान और बंध लंबाई का गुणनफल। म्यू इज इक्वल टू, अगर हम सूत्र के रूप में व्यक्त करें तो म्यू इज इक्वल टू होता E इंटू डी, ई मतलब चार्ज, आवेश, और डी यानी बंध लंबाई यानी कि डिस्टेंस, है ना। अब इसको डी बाई, इसकी जो यूनिट होती है वो डी बाई होती है, डी बाई इसकी इकाई है, व्यक्त करने की इकाई। अब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण को हम जो व्यक्त करेंगे, इसमें क्या होगा कि ऋणात्मक सिरे को निर्देशित करने वाले तीर द्वारा दर्शाएंगे। जैसे कि यहाँ HCl के बारे में बात की गई, HCl, तो इधर जिधर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, जिधर ऋणात्मक मान ज्यादा होगा, उधर इस तरीके का तीर से हम इस द्विध्रुव आघूर्ण को, डाइपोल मोमेंट को दिखाएंगे। जैसे यहाँ देखिए HCl लिखा है ना, ये HCl में क्लोरीन की तरफ हमारा डायरेक्शन है। जब ये बंध टूटेगा तो साझे के इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन जो है अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो क्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋण आवेश, हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धन आवेश, ठीक है। तो HCl क्लोरीन की तरफ द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट का मान क्लोरीन की तरफ होगा। अन्य उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2, यह दो ध्रुवीय बंध कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य रखता है ना। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों तरफ, दो तरफ ऑक्सीजन है, तो इनके मध्य में ध्रुवीय बंध होगा, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2। इसके बावजूद जो है द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 है ना। क्यों होगा, देखिए ये कार्बन, ये ऑक्सीजन जो है बंध को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी, उसी तरीके से इस ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। तो जो रिजल्टेड जो डाइपोल मोमेंट मिलना चाहिए, परिणाम स्वरूप जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान कुछ आना चाहिए था, वो दोनों तरफ खींचने की वजह से कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, वो जो है न्यूट्रल कर दिया जाएगा। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, 0। और इस तरीके से जब संरचना बनेगी CO2 की, तो वो एक जो है रेखीय लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, CO2 के अंदर जो है द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, 0 होता है। और जो CO2 से जो बनने वाला अणु है उसकी आकृति, जो ज्यामिति होती है वो रेखीय होती है, लीनियर होती है। एक उदाहरण देखते हैं BeF2 का भी, सिमिलर कंडीशन है बिल्कुल। बेरिलियम से दोनों जो फ्लोरीन है वो विद्युत ऋणात्मक काफी ज्यादा है कंपेयर टू बेरिलियम। तो दोनों देखिए आप, फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण है, तो उसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट, जो रिजल्टेंट, जो परिणाम स्वरूप हमको मिलना चाहिए था सॉरी, वो जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा। तो BeF2 का भी जो स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से लीनियर या रेखीय हो जाएगा। आगे बात करते H2O की। अब H2O में भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसी तरीका बन रहा है। जो सेंट्रल एटम है, जो केंद्रीय परमाणु, वो ऑक्सीजन है और दो तरफ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ जो केंद्रीय परमाणु है वो विद्युत ऋणात्मक है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का बन सकता है इसमें, है ना। लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो संरचना जो रेखीय हो सकती थी वो रेखीय ना होकर कोणीय, एंगुलर हो जाती, थोड़ी मुड़ जाती, झुक जाती है ना ये। और जो डाइपोल मोमेंट
की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1.84 डी बाई के समथिंग इसकी डाइपोल मोमेंट का मान होगा। ऑक्सीजन ऋणात्मक और हाइड्रोजन धनात्मक आवेश, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति का है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होने की वजह से ये जो संरचना है रेखीय न होकर कोणीय या झुकी हुई या बेंट मॉलिक्यूल का ये निर्माण करेगा। उसी तरीके से BF3 के बारे में देख लें। बोरॉन 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है और तीनों फ्लोरीन एक जैसे विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति के हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है, इसको ऐसे शो कर सकते हैं। अब 3 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे तो रिजल्टेड डाइपोल मोमेंट यहां कितना हो जाएगा, 0। द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, 0। और जो ज्यामिति है वो कैसी हो जाएगी, समतल त्रिभुजाकार, मतलब एक त्रिभुज के जैसी जो है स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, है ना। समतल त्रिभुजाकार BF3 की आकृति ज्यामिति होगी। अब बात करते हैं इसी प्रकार से अमोनिया अणु की, अमोनिया के मॉलिक्यूल की। अमोनिया में जब स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का जो खिंचाव है वो नाइट्रोजन की तरफ होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति का है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण होगा, हाँ, और वो होगा 1.46। इसकी आकृति भी कुछ जैसे हमने भी BF3 देखा उस तरीके की हो सकती थी, लेकिन आकृति लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से त्रिभुजाकार और पिरामिडीय आकृति हो जाती है ना, पिरामिड के जैसे आकृति हो जाएगी, त्रिभुजाकार पिरामिडी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर है। तो ये कुछ उदाहरण जो हैं हमने डाइपोल मोमेंट के देखे। आप चाहें और उदाहरण आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण की जो फिनोमिना है यहाँ कंप्लीट होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट फिनोमिना है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है अनुनाद, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो बेंजीन के सारे गुणों को उसके एक स्ट्रक्चर से नहीं बताया जा सकता। जैसे इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं 3, है ना, और वो अपनी पोजीशन क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसे यहाँ है तो अब यहाँ हो जाएगा। तो बेंजीन के सारे गुण इससे उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते, इस स्ट्रक्चर से उसकी प्रॉपर्टी नहीं शो करते। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर उसका बनेगा जो उसके सारे गुणों को बता सके, या जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम जो उसके सारे गुणों को बता सके। इस प्रकार की संरचनाओं को हम अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ जो परिभाषा, इसलिए मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, यहाँ उदाहरण मैंने इसलिए डिस्क्राइब कर दिया है कि एक्चुअल में अनुनाद वहाँ आएगा जहाँ कई सारे स्ट्रक्चर, कई सारी संरचनाएं हमें किसी एक यौगिक अणु की बनानी पड़े, क्योंकि उसके सारे गुणों को उन्हीं संरचनाओं के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इसमें जो बंध लंबाई कितनी है, बंध कोण कितना है, ठीक है, और इस जो है अणु की जो ज्यामिति किस प्रकार की होगी, वो सब भी जो है हम उन स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही कर पाएंगे। तो हम देखते हैं अनुनाद की जो घटना है क्या बता रहा है, किसी यौगिक के ज्ञात सभी गुणों या लक्षणों को दर्शाने के लिए बनाई गई विभिन्न संरचनाओं, जैसे यहाँ संरचना बनाई, इन्हें हम अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स अनुनादी संरचनाएं, कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल संरचनाएं कहलाएगी। और ये जो घटना जिसमें हम कई सारे संरचनाएं बना रहे हैं किसी एक यौगिक के सारे गुणों को, प्रॉपर्टीज को दर्शाने के लिए, इस घटना को हम बोलेंगे अनुनाद या रेजोनेंस। अनुनाद दर्शाने वाले किसी अणु को प्रदर्शित करने के लिए अणु के विभिन्न संयुक्ता बंध सूत्रों कैनोनिकल रूप के मध्य 2 सिरे वाला तीर, मतलब डबल हेडेड एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। या नीचे दे रखा है ना। अब ये किस तरीके से डबल हेडेड एरो होगा, किस तरीके से संरचना है, ये हमने CO2 के उदाहरण के रूप में आपको बताया। ठीक है, शुरुआत में इन दो को हम देख सकते हैं, ये जो शुरुआत के जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ये वाला, और इन दोनों को देखिए। कार्बन 2 ऑक्सीजन से सराउंडेड है। सेंट्रल एटम, केंद्रीय जो परमाणु वो कार्बन है, 2 तरफ ऑक्सीजन, हमको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 3 या 3 है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ 2 4 6 और एक बंद ये बन गया, इसलिए इसके ऊपर ऋण आवेश है ना। 2 ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इसलिए ऋण आवेश आ गया। अब अगर इसी संरचना को इस रूप में व्यक्त करें तो ये जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया,
और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ गया। तो इसलिए हमने इस तरीके की संरचना इसकी कैनोनिकल या अनुनादी संरचना बनाई है, कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड और दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी अनुनादी संरचना हो गई। इस तरीके के अनुनाद के अन्य उदाहरण हम देखेंगे। जैसे एक उदाहरण है कार्बोनेट आयन का, CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। देखिए कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ और यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड से। अब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी 2 होती है सिंगल ही, इसलिए इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन अधिक है अभी, इसलिए नेगेटिव चार्ज के रूप में आ गया। और यहाँ बराबर है इसलिए इसका जो है यहाँ कोई चार्ज नहीं है। अब इस सेकंड स्ट्रक्चर में आप देखें, यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई इस वाले ऑक्सीजन के पास। देखिए तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि वैलेंसी 2 थी, 2 बराबर हो गई, तो अब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा इसके पास, तो कोई चार्ज नहीं। यहाँ की कंडीशन देखें तो एक ही जो बॉन्ड है इसके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वैलेंसी पूरी नहीं हो रही इसकी, इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन बचे वो नेगेटिव चार्ज के रूप में होंगे। अब नेक्स्ट टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो शिफ्टिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग वो यहाँ हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और बाकी पे सेम नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इस तरीके के 3 स्ट्रक्चर को हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। 3 तो सिंगल बॉन्ड और पार्शियल ये डबल बॉन्ड, ये पार्शियल है ना, आंशिक रूप से बने हुए एक एक बॉन्ड यहाँ पे तीनों पे, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। अभी भी ये भी स्थायी नहीं है, 2 नेगेटिव चार्ज मतलब कि ये स्थायी नहीं है। इस CO2 का अनुनादी संकर हमने एक स्ट्रक्चर के रूप में इसको बताया है ना, या इसको CO3 बोलेंगे हम, है ना, CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज कार्बोनेट आयन। ये चलिए अब ओजोन अणु के बारे में बात करते हैं। O3 ओजोन ऑक्सीजन का जो आइसोटोप होता है उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन से सराउंडेड है, ये ऑक्सीजन यहाँ एक से, ये ऑक्सीजन भी यहाँ एक से, और ये जो सेंट्रल जो केंद्रीय आपका परमाणु ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन से सराउंडेड। इधर देखिए 2 4 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और एक ही बंद है तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और यहाँ ऑक्सीजन इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो यहाँ कोई चार्ज नहीं, और ये ऑक्सीजन 2 और 1 3 बंद हो गए, इसके संयोजकता तो 2 ही होती है और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट टाइम ये शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन जाएगा और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, और अभी भी इसकी वैलेंसी 3 है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों को मिला के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का इसका बना सकते हैं, इसकी और इसके 2। लेकिन ये भी स्थायी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये भी बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा और ये भी बनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाइट्रेट आयन NO3 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन से सराउंडेड है। देख लीजिए एक ऑक्सीजन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन और 2 वही नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वैलेंसी कम है इनकी इसलिए नेगेटिव चार्ज और इसकी बराबर है। यहाँ देख लीजिए अब इस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, ये ऑक्सीजन ये वैलेंसी यहाँ 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 4, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन कम है, इसके इलेक्ट्रॉन जो थे वो सारे इसने शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, बट अभी डबल बॉन्ड जो है जो पहले यहाँ इस तरफ था वो इस तरफ शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब डबल बॉन्ड इधर आ गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग नाइट्रेट आयन में जो है आप रेजोनेंस के फॉर्म में बता सकते हैं। एक उदाहरण हमने फॉस्फेट आयन का लिया है, PO4 के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, एक फास्फोरस 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ये फास्फोरस डबल बॉन्ड 1 2 3, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 2 8 और 5, ठीक है, वैलेंसी 3 ही होती फास्फोरस की, ठीक है। यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है, ये ध्यान रखें आप, 3 नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज रखेगा, ये 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा इसने जोड़ रखे हैं, तो 1 2 3 और ये तीनों नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से यहाँ देख लिए अब ये जो है डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, इधर आ गया, तो इनके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ नीचे की तरफ आ गया है 3, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ गया। तो कुछ जैसे कि अभी हमने देखा था कि 3 स्ट्रक्चर नाइट्रेट आयन बनाएगा अगर हम अनुनादी संरचनाएं बनाए तो, और फॉस्फेट में कितनी बनेगी 4, और अब सल्फेट में देखें 5 इसमें बनेगी, SO4 2- के अंदर, सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के साथ ये 2 नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, ये सेम वही कंडीशन है, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ 2 डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज। अब ये डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ थी, अब ये डबल बॉन्ड एक इधर आया, एक इसी जगह पे, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया,
फिर एक बार डबल बॉन्ड इधर और इधर हो गया, ठीक है, तो पोजीशन चेंज होगी, 1 2 3 हो गई, 4, एक यहाँ एक यहाँ, और इस लास्ट वाले में क्या होगा कि सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे। तो इस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सारे कॉम्प्रोमाइज कर लिए, और इन चारों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, और सल्फर की एक्स्ट्रा हो गई तो सल्फर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो कुल मिला के ये 5 स्ट्रक्चर सल्फेट आयन जो है बनाएगा। तो ये चीज़ें हमारी अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित करती है। आप ये उदाहरण नोट कर ले, इन स्ट्रक्चर्स को बना के देख ले, फिर कल हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वहाँ थोड़े और जो डाउट होंगे आपके मन में कि ये स्ट्रक्चर तो बना ले, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, वो कल हम जब क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे उन पे इनके बारे में बात करेंगे। आज का हमारा लास्ट कंटेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध के बारे में हम बात करेंगे। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, किस तरीके से बनता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कई सारे जो है क्वेश्चंस का जो है बेस होता है। किसी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोई अगर डिजोल्व है वाटर के अंदर तो उसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये कई सारे कॉन्सेप्ट का एक आधारभूत है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड समझने के बाद कई सारे क्वेश्चंस को हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल में है क्या, यहाँ जो परिभाषा दी हुई है उसको देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा है एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरे किसी समान अथवा भिन्न प्रकार के अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच में, यानी सिंपल भाषा में बोले तो एक तो कोई हाइड्रोजन होगा और एक कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है या अमोनिया हो सकता है। उनके साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है और जो बंध बनाएगा उसको हम हाइड्रोजन बंध बोलेंगे। एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु तो दूसरे किसी समान, उसी जैसा या भिन्न प्रकार के अणु जिनमें एक ऋण विद्युतीय परमाणु, ऋण विद्युतीय परमाणु ना शर्त है इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। आकर्षण जो बल है इनके बीच में, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में, एटम्स के बीच में, इसको हाइड्रोजन बंध बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। या एक परिभाषा ये है कि जो सहसंयोजक बंध है उससे जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन परमाणु है ना, सहसंयोजक बंध, उसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ और वो किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ जाता है जिस बंध के द्वारा, उस बंध को हम हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। एक बंध तो ऑलरेडी सहसंयोजक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हाँ आपका सहसंयोजक बंध जो है कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे है, और उसमें कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, और वो हाइड्रोजन जैसे अमोनिया के बारे में ही बात कर ले, हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये एक H+ के साथ जुड़ के NH4+ बनाता है, ठीक है। तो इनमें जो बंद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन बंद हो जाएगा, क्योंकि जो है अमोनिया इलेक्ट्रोनेगेटिव, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। तो नाइट्रोजन से जब हाइड्रोजन जुड़ेगा, नाइट्रोजन विद्युत ऋणात्मक परमाणु, तो उससे जो बनेगा बंध उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बंध। तो ये तो परिभाषा हो गई हाइड्रोजन बंध की, कि जब हाइड्रोजन बंध किसी सहसंयोजक बंध के अंदर हो हाइड्रोजन और वो किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु से एक अतिरिक्त बंध का निर्माण कर ले, तो उस बंध को जो विद्युत ऋणात्मक तत्व और हाइड्रोजन के मध्य बना उसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। जैसे कि HF। अब HF में कैसे बनता है इसको समझेंगे। HF बंध का जो इलेक्ट्रॉन युग्म में फ्लोरीन के प्रबल ऋण विद्युतीय होने के कारण, हमको पता है कि सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। शेयरिंग के जितने भी इलेक्ट्रॉन साझे के वो फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, तो फ्लोरीन पे आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा और हाइड्रोजन पे आंशिक धन आवेश आ जाएगा, उसकी ओर खिसक जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिससे फ्लोरीन आंशिक ऋण आवेश तथा हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। किस तरीके से, ये रहा H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इस तरीके से इस फ्लोरीन और H के बीच में जो बंध बनेगा उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, और उसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से हम शो करेंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का सिंबल है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन से हमने जो रिप्रेजेंट किया। तो ये HF के अंदर जो है हाइड्रोजन बंध होता है। विपरीत आवेश के कारण एक अणु का हाइड्रोजन वाला सिरा दूसरे अणु के F वाले सिरे को आकर्षित करता है। विपरीत आवेश है, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बंध बना लेंगे, एक आकर्षण बंध बन जाएगा जिसको हम हाइड्रोजन बंध बोलेंगे। एक और उदाहरण है हाइड्रोजन बंध का H2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे, दो अणु ये आपस में बंध बना लेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए इस तरीके से बंध बनता जा रहा है डॉटेड लाइन से, जो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करें हम आगे कि हाइड्रोजन बंध जो है, हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोजन बंधों की जो प्रकृति होती है वो 2 प्रकार की बताई गई है। एक है अंतरा आणविक या अंतर अणुक, है ना,
हिंदी में बोले तो बहुत माइनर डिफरेंस, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आ सकता है। अंतराण्विक या अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, अंतराण्विक या अंतराणुक इंटरमोलिकुलर, और एक और इंट्रामोलिकुलर या अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। दो प्रकार के अंतराण्विक और अंतराणुक, दो प्रकार के हाइड्रोजन बंध होते हैं। अब अगर हम अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के बारे में बात करें, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो क्या होता है उसको देखते हैं। परिभाषा देखिए, किसी समान अथवा भिन्न पदार्थ के, समान अथवा भिन्न पदार्थ के दो भिन्न अणुओं के मध्य बनने वाले हाइड्रोजन बंध को अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं, है ना। समान या भिन्न पदार्थ, उसके अंदर जो अलग अलग अणु है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो पक्का होना ही है, और सामने वाला जो उसके साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो उन दोनों के मध्य जो बनेगा उसको अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बोलेंगे। जैसे कि HF, H और F के बीच में बनने वाला ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। एल्कोहल और पानी के मध्य बनने वाला ये एल्कोहल ROH और H2O, ये ROH ये एल्कोहल और ये H2O, तो HH ये OH, है ना, ये हाइड्रोजन बंध बन गया इनके बीच में। तो इस तरीके से एल्कोहल को पानी में या पानी के अंदर जब एल्कोहल को डिजोल्व करें, घोलेंगे, तो आसानी से घुल जाता है, और उसकी विलेयता का कारण क्या है, हाइड्रोजन बंध का उपस्थित होना। तो दो प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि अंतराणुक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसके अंदर पाया जाता है, HF के अंदर, H2O के अंदर, और उदाहरण आप लोग खोजें किस किस के अंदर अंतराणुक है, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है हाइड्रोजन बंध के ऊपर, कि इनमें से किस में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है, किस में अंतराणुक है। आगे 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, अभी और थोड़ा समझ में आ जाएगा। अंतराणुक अगला है हमारा अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन जो बंध है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो एक जैसे भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, उनके मध्य स्थित होगा। एक ही अणु में हाइड्रोजन परमाणु और उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य बनने वाले हाइड्रोजन बंध को हम क्या बोलेंगे, अंतराणुक या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि यहां देख ला, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये सक्सिनिक एसिड, ये ग्लाइकोल, इनमें देखें आप, ये जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बंध है अंतराणुक। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसके अंदर O और H के बीच में जो है बंध है, ये अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है। यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सक्सिनिक एसिड के अंदर, ग्लाइकोल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बंध है, ये सब अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो हाइड्रोजन के बंध के प्रकार हो गए कि दो, एक इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध किसमें होगा। देखिए, OH H और S के बीच में बनने वाला, या SHO में H और O के मध्य बनने वाला, FHF में H और F के मध्य बनने वाला, या FHO में O और H के मध्य बनने वाला। तो अगर इन चारों उदाहरणों को देखें हम, ठीक है, तो यहाँ जो ये ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा और ऑक्सीजन कम है। और यहाँ देखें अपन, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे जो बंध बनेगा वो कंपेयर टू इसके ज्यादा मजबूत इसमें होगा। ठीक है, इन दोनों में तो लगभग इक्वल हो जाएगा ना, इसमें तो सबसे कम होगा, सबसे कम इसमें होगा, फिर उससे ज्यादा इसमें होगा, फिर ये, और सबसे ज्यादा जो मजबूत बंध होगा वो FH और F के बीच में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे फ्लोरीन की है, तो इसलिए इनके मध्य जो बनने वाला बंध होगा वो काफी मजबूत होगा, हाइड्रोजन बंध। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। CH4 में है, NaCl में है, CHCl3 में, H2O में। तो बहुत आसान है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। तो इसका सही जवाब क्या है, वाटर, पानी, इनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। जैसे मैं बोल रहा था इंट्रामोलिकुलर किसके अंदर है ना, तो इंट्रामोलिकुलर ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है और क्वेश्चन में है हमारे, देखिए
ये किसमें अंतराणु इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है? फिनोल में है, रिसोर्सिनॉल में है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में या पैरानाइट्रोफिनॉल में है? तो 20 का सही जवाब क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर, ये अभी हमने देखा था। तो आपको करना क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड जहां भी हमें जो जितने उदाहरण मिल जाए उनको नोट कर लें आप। हाँ, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है। ये थोड़ा बेहतर तरीका याद रखने का, तो जिसमें जितने याद रह जाए उतने बेहतर है, ये तरीका है। फिर क्योंकि या तो फिर इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आप उसमें से फाइंड आउट करें कि इंटरमोलिकुलर किसके अंदर है, तो उसकी बजाय तो ज़्यादातर उदाहरण आप याद कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जितने उदाहरण आप नोट कर सके 2000 से, जहाँ से भी हमें मिलेगा अंतराणु का हाइड्रोजन बंद, इसके अंदर अंतराणु के, इसके अंदर अंतराणु के, ये। तो आज की क्लास में हमने हाइड्रोजन बंद पढ़ा, हाइड्रोजन बंद के प्रकार पढ़े, 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, है ना, जो काम की चीज़ें थी उसमें बता दी गई है। अब इसके बाद जब हम इनके जैसे हाइड्रोजन बंद के 3 क्वेश्चन हमने किए, और क्वेश्चन मिलेंगे और करेंगे। उसके अलावा अनुनाद के क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि हमने अनुनाद पढ़ा कि अनुनाद में जो है किस तरीके से कौन कौन से जो है अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। अनुनाद का क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है अनुनाद वाला, इसलिए मैंने वेरियस एग्जाम्पल लेके यहाँ समझाने की आपको कोशिश की है। और इनके अलावा कोई एग्जाम्पल छूट गया हो तो वो आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं अनुनाद के ऊपर। और अनुनाद के से पहले हमने ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है द्विध्रुव आघूर्ण का, तो इनके क्वेश्चंस अपन कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया है कि द्विध्रुव आघूर्ण एक्चुअल में है क्या, है ना। यहाँ कुछ वेरियस एग्जांपल HCl, CO2, BeF2, H2O, इनको लेकर BF3, है ना, NH3, इनको लेकर मैंने समझाने की कोशिश की है। और एग्जाम्पल आप ढूंढ के उनको नोट कर ले, किस किस के अंदर कौन सा होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा कितनी होती है ना। अनुनाद का बारे में जो अपन ने पढ़ा, उसमें अगर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल इनकी जरूरत पड़े तो वो आप नोट कर लें बुक में से। अनुनादी संरचना जो बन रही है इसमें कार्बन ऑक्सीजन के, जैसे इनका उदाहरण ले तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच की जो बंध लंबाई है वो कितनी होती है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर सकते हैं। अभी हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो ये तो हमारी आज की क्लास हो गई। कल जैसा प्लान है, कल हम पढ़ेंगे एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, और ये पढ़ते से ही अपन स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो वैसे इस चैप्टर की सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, बट कल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी। एक तो संयोजकता बंध सिद्धांत VBT और एक संकरण हाइब्रिडाइजेशन, ये हम पढ़ेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होने के बाद आपका बच रहा है एक VSEPR थ्योरी और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, वो इसी के अंदर आ जाएगा। और लास्ट में बच जाएगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उससे रिलेटेड डायग्राम। तो 2 कॉन्सेप्ट VBT हाइब्रिडाइजेशन ये पढ़ेंगे कल। हाइब्रिडाइजेशन पूरा तो नहीं होगा, आपके वैसे दिया तो SP है, लेकिन अब उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कितना है, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जितना होगा उतना सब पढ़ लेंगे अपन। उसके बाद VSEPR थ्योरी देखेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास जब भी बनेगी हाइब्रिडाइजेशन खत्म होने के बाद, VSEPR थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हो सकता है 2 से 3 क्लासेस और अभी इस चैप्टर में लगेगी, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, हर चीज़ को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप इसमें से एक भी क्लास मिस ना करें और नोट्स हैंड टू हैंड बनाते जाएं। आप लोगों को समझ में आया होगा आज का जो पढ़ाया है, आप इनको नोट करें। कुछ समझ नहीं आता वो वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा मुझे, आप अपने अच्छे कमेंट्स भेजें, क्या आपको अच्छा लगा वो। 9753749986 इस नंबर पे नए जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ सकते हैं मैसेज करके, और आपके कमेंट्स जरूर भेजिएगा। संडे को लाइव क्लास होने वाली है, वो लाइव क्लास किससे रिलेटेड होगी वो भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी क्लासेस मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है जो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। थैंक यू।